हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ विथ रामूपुरी में। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं वह नाट्य शास्त्र के ऊपर है। परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर का जो तीसरा यूनिट है नाट्य शास्त्र, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रामूपुरी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ परफॉर्मिंग आर्ट, फिल्म एंड थिएटर से। और दोनों जो मर्ज एग्जाम हुए उसमें मैं नेट क्वालिफाइड रहा 2 टाइम। 6265850405 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी प्रकार का अगर कोई समस्या आपको आता है या कोई दिक्कत है परफॉर्मिंग आर्ट के विषय को लेकर, तो यूजीसी की नेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग मुझसे कांटेक्ट सीधा कर सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाट्य शास्त्र क्या है। तो नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में माना जाता है और इसमें इसके जो रचयिता है वो भरत मुनि हैं। ब्रह्मा जब त्रेता युग के प्रारंभ पर संसार सुख, दुख, मोह एवं बहुविधि जातियों के मिश्रण से व्याकुल हो गया था, तो इंद्र आदि सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास मनोरंजनात्मक एक ऐसा साधन मांगा जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम हो, जिसे देखकर मनुष्य मनोरंजित हो सके। और जो भी विलाप था, जिस समय विलाप था और लोगों में शोक थी और जिस तरीके की भावना थी, उससे उन लोगों को मनोरंजन मिले और मुक्ति मिले, इस तरीके का प्रयोजन लेके इंद्र गए थे ब्रह्मा जी के पास। तब ब्रह्मा जी ने ऋग वेद से पाठ लिया, साम वेद से गीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, अथर्व वेद से रस लिया और इन सब का सम्मिश्रण करके पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को लेकर आए। ठीक, तो आप लोग ये सारी चीजें जानते ही होंगे जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि ये इस नाट्य शास्त्र सबसे वृहद पूछा जाता है यूजीसी नेट में। कह सकते हैं इसका जो ब्यौरा है वो बहुत ही बड़ा है और लोगों द्वारा ये चीजें नहीं पता रहती कि रचयिता कौन है। तो ये रचयिता इसके कौन है? भरत मुनि है। ब्रह्मा जी ने इन सारी चीजों को एक साथ संयोग किया। संयोग करने के बाद भरत मुनि जो हुए, उन्होंने अपने 100 पुत्रों के साथ इसे प्रयोजन किया, प्रायोगिक किया, प्रयोग किया और लोगों के सामने प्रदर्शित करने लगे। फिर इसमें एक चीज और भी है, इसमें पहले स्त्रियों को सम्मेलन नहीं था, स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो ब्रह्मा जी के जब ये ब्रह्मा जी ने इन सारी चीजों को तो डाल दिया था, लेकिन लोगों को, देवताओं को वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके चलते बृहस्पति ने कैस्किरवृत्ति जो जोड़ा, तो कैस्किरवृत्ति से फिर अप्सराओं और वहां के देवियों का भी इस नाटक में आना संभव हो सका। तो चलिए समय न गवाते हुए नाट्य शास्त्र का यह पहला कह सकते हैं जानते हैं। और नाट्य शास्त्र के इस वीडियो में मैं बस नाट्य शास्त्र के अध्यायों के बारे में चर्चा करूंगा, जिससे आप लोगों को क्लियर रहे कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं और क्या क्या एक एक अध्याय में क्या क्या वर्णित है। तो नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाट्य शास्त्र का एक बहुत ही समृद्ध श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्पम न नाशा विद्या नाशा कला नाशो योगम न तत्त कर्म नाटो अस्मिन यन्न दिश्यते। तो इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का, ये देख लेते हैं हम लोग। तो अर्थ इस प्रकार है, कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला, कोई योग, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो नाटक में ना दिखाई देता हो। तो ये नाट्य शास्त्र में सारी चीजों, सारी कलाओं का समावेशन हमें देखने को मिलता है और वह पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बाद लोगों द्वारा इसे पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीजों का समावेशन है, सारी कलाओं का समावेशन है। ठीक, तो चलिए अध्यायों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र में प्रथम अध्याय जो है वो नाट्य उत्पत्ति को लेकर है। जो कहानी अभी मैं आप लोगों को सुनाया वो चीजें हैं कि नाट्य वेद की उत्पत्ति वेदों से हुई है। ऋग्वेद से पाठ्यक्रम लिया गया, सामवेद से संगीत लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, अथर्ववेद से रस एवं अलंकार लिए गए।
फिर है दूसरा अध्याय में नाट्य मंडप की बात कही गई है। तो नाट्य मंडप का निर्माण विश्वकर्मा जो देव हैं उनके द्वारा किया गया है, और इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय राक्षसों का प्रकोप रहता था लोगों देवताओं को, तो उससे बचने के लिए नाट्य गृहों का प्रेक्षागृहों का निर्माण किया गया। तो ये विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया, जिसमें नाट्य मंडप जो है, नाट्य गृह जो है, उसमें विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्थ प्रकार के नाट्य मंडप हमें प्राप्त होते हैं। फिर है तीसरा अध्याय जो है उसमें रंग पूजा। तो नाट्य मंडप में संपादित जितने धार्मिक कार्यों का, क्रियाकलापों का जो भी समावेशन है, किस प्रकार होता है, नाट्य आरंभ क्या होगा, कैसे उसमें प्रस्तुति होगी, क्या होगा, वो सारी चीजें, जितने धार्मिक क्रियाएं हैं, देवताओं को मनाया जाता था कि हमारे इस रंगमंच कार्यक्रम में किसी तरीके का विघ्न न उत्पन्न हो, देवों को मनाया जाता था, पूजा पाठ किया जाता था। वो सारी विधि तीसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है नाट्य शास्त्र के। चौथे अध्याय की बात करूं तो चौथे अध्याय में नृत्य का जो फॉर्म है, तांडव और लास्य जो है, उसके समायोजन से एक शिल्प का निर्माण होता है, उसकी जानकारी दी गई है। और जो नाटक हुए जैसे अमृत मंथन, त्रिपुरदा इत्यादि का जो प्रयोग किए थे भरत मुनि, उसको बताया गया है चौथे अध्याय में। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, बस जानकारी इस नाट्य शास्त्र के बारे में अभी ले रहे हैं, अध्यायों के बारे में। तो आप लोग को ये हेल्पफुल वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लोगों को बता दीजिएगा। जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये हेल्पफुल नोट्स होगा, और आपके लिए भी होगा। आप जो पंचम वेद है उसके बारे में भी जानकारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो पांचवें अध्याय में हम लोग देखते हैं पूर्व रंग। तो रंगमंच प्रस्तुति से पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं, पूर्व रंग विधान, नांदी पाठ, धुरवा गीत जो भी होता है वो इसमें विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। वह अध्याय पांचवा अध्याय है। फिर छठे अध्याय की बात करें तो छठे अध्याय में हमें रस, जितने भरत मुनि के 8 प्रकार, भरत मुनि ने 8 प्रकार के जो रस बताए हैं, 8 प्रकार के जो रस बताए हैं, उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। फिर है सातवें अध्याय में हम लोग देखते हैं भाव। तो भाव, हमारे पास भाव है, विभाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, ये सारी चीजों का विवेचन है। और ये हमारे जो चौथा यूनिट है यूजीसी नेट के, उसके अंतर्गत इसे हम लोग पढ़ते हैं, रस और भाव को। ये भी याद रखिएगा। तो हमें किस अध्याय से क्या पढ़ना है वो भी मैं बताते जा रहा हूं। तो पूर्व रंग भी हमें पढ़ना है, एकादश संग्रह में ये, उसके बाद कक्ष विभाजन के बाद पूर्व रंग विधान जो है उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे यूनिट 3 में। और ये छठा अध्याय जो है रस और भाव का जो अध्याय है सातवां, उसे हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं 8वां अध्याय में क्या दिया है। तो 8वां अध्याय में अभिनय दिया गया है, यह भी एकादश संग्रह के अंतर्गत आता है। तो ये भी अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अभिनयों का भेद बताया गया है। 9वें अध्याय में जो वर्णित है वो है आंगिक अभिनय का थोड़ा सा विस्तार किया गया है। इसमें आंगिक अभिनय के क्रम को बताया गया है, क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, हस्त मुद्राओं को का वर्णन किया गया है, किसमें, 9वें अध्याय में। तो ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है 10वां अध्याय है, जो उसमें अंग संचालन, जितने भी पार्ट हैं हमारे आंगिक अभिनय के, तो उसमें सिर आता है, गर्दन आता है, जो हमारा मुड़ सके, वक्ष स्थल आता है, कमर आता है, कटी जिसे कहते हैं, तो और फिर हमारे जो घुटने हैं, जो चीजें मुड़ती डुलती हैं वो चीजें मैं बारीकियों से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चीजें भी उसमें वर्णित है, ये मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो ये 10वें अध्याय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। 11वें अध्याय में हम देखते हैं चारी विधान। तो यहाँ पे 16 भवखंड और 16 आकाशीय जो चारियां हैं और मंडलों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। चारियां से तात्पर्य चाल जो है किस किस प्रकार के होते हैं, तो वो सर इसमें बताया गया हुआ है। चारी विधान के ऊपर मैं एक वीडियो भी अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया हूं, अगर आप लोग सबसे नीचे जाएंगे तो वहां पे चारी विधान को लेकर एक वीडियो मैं अपलोड किया हूं, जो कि 11वें अध्याय में वर्णित है। फिर है 12वां अध्याय में मंडल विधान। तो उसी में मंडलों विधान की बात कही गई, मंडल के चरण, लक्षण, विस्तार पूर्वक वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक। फिर है 13 अध्याय में देखते हैं। 13वां अध्याय में गति प्रचार, आसन विधि इत्यादि को दिया गया है।
अवसरों अवस्थाओं के अनुसार पात्रों की गति किस प्रकार होगी, पात्र कैसे प्रवेश करेंगे, क्या करेंगे, और उनकी गति किस तरीके की होगी इस रंगमंच पर, रंगपीठ पर, वो सारी चीजों का वर्णन 13 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। फिर है कक्ष विभाजन। तो कक्ष विभाजन से तात्पर्य क्या है, तो हर क्षेत्र के लोग अलग अलग होते हैं, वो निम्न जाति के भी लोग रहते हैं, उच्च जाति के भी लोग रहते हैं, और क्षेत्रों के हिसाब से भी लोगों की जो लोग हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो उसका विभाजन किया गया है कि जो लोग वहां निवास करते हैं उनकी कैसी वृत्तियां होती हैं, और क्या लोक धर्मी और नाट्य धर्मी क्या है उसको बताया है। तो इसमें रंगमंच, विधान, गृह, उपवन, वन, जंगल, स्थल आदि प्रदेश की संकेत करने का निश्चित नियम बताया है। देश, वेशभूषा, आधार आदि 4 प्रवृत्तियों का वर्णन हमें इस अध्याय में देखने को मिलता है। यह भी महत्वपूर्ण अध्याय है जो कि एकादश संग्रह के अंतर्गत आता है, तो आप लोग इस अध्याय को भी पढ़ेंगे। 14वां अध्याय जो है कक्ष विभाजन, लोक धर्मी, नाट्य धर्मी और प्रवृत्तियां। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और समस्या का निवारण हम लोग आसानी से बातचीत करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला पॉइंट है 15 अध्याय जो है वाचिक अभिनय है और छंदो विधान। तो वाचिक अभिनय यहाँ पर आ जाता है, ये आरंभ हो रहा है। पहले हम लोगों ने आंगिक अभिनय को पढ़ा था, फिर वाचिक अभिनय में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। सॉरी, थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाचिक अभिनय जो है उसमें अक्षरों पर आश्रित वाणी, स्वर, व्यंजनात्मक जो भेद है वो सारी चीजें बताई गई है। तो हर चीज का एक निश्चित अंग होता है, जैसे तीव्र हमें अपने सर के जो नाक है, गला है, और हमारी छाती है, पेट है, तो स्वरों के निकलने का एक क्रम है कि हम लोग अगर पेट से बोलेंगे तो वहां पे आवाज मोटा हो जाएगा, छाती से थोड़ा सा पतला होगा जो स्थिरता के रूप में जानी जाती है। फिर है थोड़ा सा गला से बोलेंगे तो हमारी आवाज और अलग हो जाएगी, और नाक से बोलेंगे तो थोड़ी तीव्र, फिर सिर से। तो इस तरीके का यहाँ पे अभिनय जो है वाचिक अभिनय, उसका वर्णन हमें देखने को मिलेगा। 16 अध्याय जो है उसमें वृत्त लक्षण दिया गया है। वाचिक अभिनय में उसका उपयोग योगी वृत्तों और उदाहरणों को बताया गया है। तो भारतीय वृत्ति जो है वो वाचिक अभिनय से संबंधित है, किस किस प्रकार का होता है वो हम लोग अच्छे से जान लेंगे। फिर है, ये बस आपको एक जानकारी दे रहा हूं मैं, जिससे आपको समझ में आए कि किस अध्याय में क्या वर्णित है और कितना पढ़ना है, जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में आता है। तो चलिए 17वां अध्याय। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को नीचे लिंक पे प्रोवाइड करा देता हूं। फिर है आज इससे पहले मैं पहले यूनिट, दूसरे यूनिट पर भी वीडियो बना चुका हूं, तो जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो लोग मेरे चैनल पे जाएं और वहां पे पहले यूनिट और सेकेंड यूनिट को भी देख सकते हैं आप लोग। फिर 17वां अध्याय यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो लक्षण, गुण और दोष बताया गया है किस चीज का, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अभिनय जो है, अभिनय के अंतर्गत 36 लक्षणों का विवरण दिया गया है। उपमा, रूपक, दीपक, यमक, काव्य और अलंकार इत्यादि के गुण दोष को भी बताया गया है कि किस तरीके की कथा वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, क्या होता है, जो देखने वाला दर्शक है उसके मन में कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं जब हम लोग रूपक, रूपक, दीपक, यमक, काव्य, अलंकार जितने हैं का प्रयोग करते हैं, और लक्षण क्या होते हैं एक प्रस्तुतकर्ता और दर्शक के अंदर, वो गुण क्या होते हैं, वो सारी चीजों का इसमें वर्णन हमें मिलता है 17वां अध्याय में। 18वां अध्याय के रूप में हम लोग नाट्य उपयोगी भाषाओं का वर्णन, प्राकृत्य, अभ्रष्ट, देशज, उच्चारण, भेद, तो ये चीजें आती हैं क्योंकि हर जगह का अपना अपना टोन होता है। जैसे कि अगर कोई गांव से बिलोंग करता है, जो शहर से बिलोंग करता है, या कोई और भी अलग देशों से बिलोंग करता है, तो उस वहाँ के लोगों की जो बोली भाषा होगी वो अलग होगी। तो उसको लेकर भी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार का हमें उच्चारण भेद रखना है, क्या रखना है, वो सारी नियम विधि इसमें बताया गया है। फिर है 19वां अध्याय जो है, 19वां अध्याय में उच्च नीच मध्य वर्ग पात्रों का संबोधन किस प्रकार करना है, वो नामकरण कैसे करना है वो भी बताया गया है। दूत्र और विलंबित अलंकारों का वर्णन, तो उच्च नीच मध्य वर्ग पात्रों इत्यादि का भी संबोधन इसके द्वारा किया जाता है, नाटक में कैसे होता है प्रयोग, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। 20वां अध्याय है, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं हमें। 10 रूपक,
धनंजय कृत जो है उसको जो रूपक है नाटक के उसको बताया गया है। तो 10 रूपक है, नाटक भी उसका एक रूपक है। तो ये चीजें मैं अब अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से वर्णित करूंगा। और महत्वपूर्ण यूनिट है तीसरा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, नोट करते जाइएगा जो भी चीजें मैं बताते जा रहा हूँ। 21वां अध्याय है। 21वां अध्याय में कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, आधिकारिक प्रासंगिक जो भेद हैं, कथा वस्तु के रूप हैं, ये कह सकते हैं नाटकों के रूप, आधिकारिक प्रासंगिक कथाएं जो है उसके रूप है। फिर निरूपण क्या होता है, संधियों के बारे में बताया गया है, अवस्थाएं बताई गई हैं, अर्थ प्रकृतियां बताई गई हैं, इनसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जो रूपक में आता है। धनंजय कृत जो 10 रूपक है उसमें कथा वस्तु और नेता के बारे में बात किया गया है। तो यहां से 10 रूपक जो है, 10 रूपक के जो भेद हैं उसमें कथा वस्तु और अभिनेता की बात करेंगे हम लोग, तो आने वाले टाइम पे अच्छे से कर लेंगे। फिर 22वां अध्याय। 22वां अध्याय में हम लोग नाट्य उपयोगी वृत्तियों का वर्णन देखते हैं, वृत्तियां जो हैं उसको देखते हैं। भगवान विष्णु द्वारा मधुकेट दैत्य के युद्ध से वृत्तियों के भेद का प्रभेद बताकर रस योजन को बताया गया है कि किस प्रकार की वृत्तियां हमें मिलती हैं। तो मैं पहले भी अपना एक शॉर्ट डाला हूं, उसमें बताया हूं कि वृत्तियां किस प्रकार की, तो कितने प्रकार की होती हैं। तो भारतीय वृत्ति, सात्विकी वृत्ति, कैश की वृत्ति और आर्यभट्टी वृत्ति है, और वो कैसे प्रयोजन होता है नाटक में वो भी मैं आने वाले वीडियो पे बताऊंगा। फिर है हमारा 23वां अध्याय जो नाट्य शास्त्र वर्णित है, उसमें आहार अभिनय, जो मंच बैक स्टेज के रूप में हम लोग आजकल जानते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम लोग पहनते हैं, ओढ़ते हैं, क्या स्टेज डिजाइनिंग होती है, क्या चीज़ें हम लोग प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन हमें 23वें अध्याय आहार्य अभिनय में देखने को मिलता है। फिर 24 अध्याय जो है वहां पे अध्याय सामान्य रूप से अभिनय का वर्णन किया गया है। यह अध्याय सामान्य रूप से अभिनयों का वर्णन देखने को हमें इस अध्याय में मिलेगा। ठीक, फिर है 25 जो अध्याय है उसमें वैश्विक पुरुष का लक्षण बताकर सभी गुणों का विस्तार किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण अध्याय है। फिर 26वां अध्याय है चित्र अभिनय, ये भी एकादश संग्रह के अंतर्गत आता है, तो इस बारे में भी आप लोग अच्छे से सजग हो जाइए, जानकारी ले लीजिए अध्यायों के बारे में और उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अभिनयों का छूटा हुआ पार्ट इसमें बताया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है अंग। फिर है 27 अध्याय। 27 अध्याय में हमें नाट्य प्रदर्शन में होने वाली देवी मानुषी सिद्धियों का वर्णन है, तो ये भी हमारे एकादश संग्रह में आते हैं, तो हमें ये भी पढ़ना अनिवार्य है। तो मानुषी और देवी दो प्रकार की सिद्धियां होती हैं, और उसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा। फिर है 28 अध्याय जो है, 28वां अध्याय नाट्य शास्त्र में, वो संगीत शास्त्र का वर्णन करता है, संगीत की शिक्षा का वर्णन। तो ये बहुत सारी कलाओं का समावेशन है, मूर्ति कला हो गया आपका, मूर्ति कला हो गया, जो भवन निर्माण वाली कलाएं हो गई, संगीत की कला हो गई, तो सारी चीजों का समावेशन, पहले इस श्लोक में मैंने बताया है कि ये बहुत सारी चीजों का समावेशन हमारा पंचम वेद किया हुआ है। नाट्य शास्त्र जो है वो 29वां जो अध्याय है उसमें जातियों, रसाश्रित प्रयोग का विवरण, अलंकारों का विशेष वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। किस अध्याय में? 29वां अध्याय में। फिर है 30वें अध्याय में हम लोग देखेंगे वादन विधि, तो बांसुरी के स्वरूप में क्या क्या हम लोग वादन करते हैं उसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें? ये जो 23वां अध्याय है उसमें। फिर है 31वां अध्याय। 31 जो अध्याय है उसमें ताल, लय और समनियम ताल विधान को बताया गया है, ताल लय कैसे मिलते हैं, क्या होता है, कैसे ताल, वो उसके बारे में भी मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको परेशानी हो रही है तो आप लोग मुझे जरूर बता दीजिएगा, जिससे मैं आप लोग के समस्याओं का समाधान कर सकूं और अच्छे वीडियो आप लोग के सामने प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आप पहले बार में ही नेट JRF हासिल कर लें परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर से। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 32 अध्याय में ध्रुवा अध्याय, जैसे कि ध्रुवा अध्याय का वर्णन है, पात्रों का प्रवेश भी बताया गया है, तो पात्रों किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, निम्न अधम जो पात्र होते हैं वो कैसे प्रवेश करते हैं, राजा महाराजा कैसे प्रवेश करते हैं वो भी बताया गया, किधर से प्रवेश करते हैं, इन सारी चीजों का वर्णन हमें 32वां अध्याय में देखने को मिलता है। फिर 33 अध्याय जो 33वां अध्याय है उसमें वाद्य अध्याय के रूप में जाना जाता है, मृदंग अवनत वादों का वर्णन। तो अतोद जो है एकादश संग्रह में, तो वहां से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो 33वां अध्याय जो नाट्य शास्त्र का है उससे बिलोंग करता है। तो आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि जो एकादश संग्रह है वो किस अध्याय से नाट्य शास्त्र के बिलोंग करता है और कितना विस्तृत उससे क्वेश्चन बन के देखने को मिलता है।
फिर 34 अध्याय स्त्री पुरुष चरित्र विविध प्रकृति नायकों का वर्णन। तो यहाँ पे नायक नायिकाओं का वर्णन हमें देखने को मिलेगा, किस किस प्रकार के नायक और नायिका के गुण होते हैं। तो नायक रहते हैं धीर नायक, धीर ललित, ये चीजें आपने सुनी होंगी, उसका विस्तृत पाठ मैं जरूर आप लोगों के सामने साझा करूंगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। फिर है 35 अध्याय। 35 अध्याय में हम लोग देखते हैं भूमिका, जो पात्र भूमिका रहती है, विकल्पाधान, नाट्य मंडली के सदस्यों का विभाजन कैसे होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मिलके एक नाटक की प्रस्तुति में अपनी भागीदारी रखते हैं, तो क्या होता है वो भी हमें 35वां अध्याय में पढ़ने को मिल जाता है। फिर 36वां अध्याय है, वह अंतिम अध्याय के रूप में है, नाट्य शास्त्र का भूमि अवतरण। नहुस हैं, प्रहलाद के ही वंशज हैं, उनके द्वारा आवाहन किए जाने पर इस कथा का हमें वर्णन मिलता है, और श्राप का भी वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है कि जो भी नाट्य क्रिया करता है उसे अपनी जीवन की सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, और उसमें लग के ही समाज की जो भी बुराइयां हैं वो सारी चीज़ों को दिखाना पड़ता है। इस चीज़ को मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के जो नाट्य शास्त्र में उसमें इन चीज़ों को पढ़ा हूँ, और बहुत जो भी प्रकाशन है जिसमें शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें आई हैं, तो कांसी प्रकाशन करके एक है, उसमें भी मैं इन सारी नाट्य अध्यायों को पढ़ा, और जो हमारा विकिपीडिया है उसके अंतर्गत में सारी चीज़ों को लेकर आप लोगों के सामने आया। तो 3-4 चीज़ों को पढ़ने के बाद जो नाट्य अध्याय में मुझे नाट्य शास्त्र के अध्याय मुझे देखने को मिला, उसका मैं शॉर्ट फॉर्म लेकर आया हूँ। इससे भी विस्तृत अध्याय वर्णन है इसमें, लेकिन हमें जो चीज़ जानना है बस उसी चीज़ों को लेकर आया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो या कोई भी प्रकार की गलतियाँ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूँ। चलिए, यहाँ पे कुछ भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं, और नाट्य शास्त्र के अंतर्गत भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं नाट्य शास्त्र से संबंधित, जो कि पूछे जाते हैं, उसको लेकर आया हूं मैं। तो 10 रूपक है सबसे महत्वपूर्ण, धनिक एवं धनंजय दो भाई हैं, और ये 10 रूपक के रूप में लिखे हैं ग्रंथ, जो कि नाट्य शास्त्र से ही आया है। जैसे मैं पहले बताया था 20वां अध्याय 21वां अध्याय उससे आया है। फिर नंदिकेश्वर, उन्होंने अभिनय दर्पण लिखा है। फिर शारदा तनय, भारत प्रकाशन लिखा है। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को बहुत सारी चीजों में मिलेगा, तो आप लोग इस चीजों को नोट कर लीजिएगा। अभिनव गुप्त हैं, अभिनव भारती टीका लिखे हैं। फिर है सिंह भोपाल करके हैं, रसा वर्णन सुधाकर लिखे हैं। सागर नंदी, नाट्य लक्षण रत्नकोश। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आने की संभावना रहती है, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें देखने को मिलेगा। फिर है भामा, उन्होंने काव्य अलंकार लिखा है। फिर है दंडी, उन्होंने काव्य अलंकार संग्रह लिखा है, सार संग्रह। फिर है उद्धट, उद्धट जी ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति बताया है। फिर आचार्य वामन, धन्यालोक मतलब वाचिक अभिनय से संबंधित है। फिर आनंद वर्धन, उन्होंने भी धन्यालोक लोचन अभिनव भारती को बताया है। तो ये जितने भी नाम मैं आप लोगों के सामने गिनाया, अगर ये नोट कर लीजिए, क्योंकि संभावना रहती है इस तरीके के क्वेश्चन आने की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।